नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11th क्लास हिंदी अनिवार्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह के गद्य खंड का पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको पाठ की लेखिका का जीवन परिचय बताऊंगी। इस पाठ की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। इनका जन्म सन 1925 गुजरात में हुआ था, जो पश्चिम पंजाब में आया हुआ है और वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु सन 2019 में हुई थी और इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया है और इसके अलावा भी इन्हें अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, हम हशमत, शब्दों के आलोक में आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना ही विशिष्ट लिखना होता है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। जैसे उनमें कई नाम हैं: मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी भी दी है। संस्कृत इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है। उसमें तत्समता झलकती है। उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक है। ये सब एक साथ इनकी रचनाओं में मौजूद रहते हैं। बच्चों, हम जो ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं मियां नसीरुद्दीन, ये एक संस्मरण है। ये जो पढ़ने जा रहे हैं शब्द चित्र, हम ये हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और उनके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए बच्चों, कहानी पढ़ने जा रहे हैं मियां नसीरुद्दीन। बच्चों, आधुनिक पीढ़ी की सुविख्यात लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित ये मियां नसीरुद्दीन कहानी एक रोचक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। तो आज हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन संयोगवश लेखिका जामा मस्जिद के निकट स्थित पुराने गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल रही थी। एक मामूली अ, एक माम एक मामूली से लेखिका बता रही हैं कि एक मामूली एवं अंधेरी सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उन्हें लगा कि यहाँ जाकर देखना चाहिए। पता तो चले कि यहाँ किस किस्म की रोटी बनाने वाले नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कौन से किसकी दुकान है। यानी मियाँ जो नसीरुद्दीन थे, नान बाई उनको उनको नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन के नाम से जानते थे। तो ये दुकान उनकी है, जाकर उन्हें देखा जाए। तो मियाँ अंदर बैठे थे और बीड़ी पी रहे थे। तो लेखिका ने जाकर देखा कि उनके चेहरे पर बिल्कुल मौसमी मार्ग से पका हुआ है, यानी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आई हुई थी। आंखों में एकदम, वो कहते हैं, भोलापन भी दिखाई दे रहा था। तो चमक भी थी, तो साथ में उनकी आंखों में चालाकी भी दिखाई दे रही थी। इस तरह से हमें उन्होंने ग्राहक समझा और उन्होंने हमसे कहा कि आइए, फरमाइए, आप क्या चाहते हैं। तो हमने हमने उनसे थोड़ा झिझकते हुए कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आपको वक्त हो तो आप हमें बताइए। तो उन्होंने एकदम से पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया और कहा कि हाँ, वक्त निकाल लेंगे थोड़ा, कहिए तो आपको पूछना क्या है हमसे। तो हमने थोड़ा देखा और हमने कहा कि मियाँ, कहीं आप अखबारनवीस तो नहीं है। हमने उनसे कहा कि आप कहीं अखबार तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा, मियाँ ने, कि यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते। उन्होंने कहा कि अखबार पढ़ना तो खोजियों का काम होता है, जो खोज करने वाले होते हैं उनका। मैं तो अखबार पढ़ने वाले और बनाने वाले दोनों को ही निठल्ला समझता हूँ। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। उसने कहा, मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि हम तो कामकाजी आदमी हैं, हमें इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ आने तक की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, मियाँ ने हमसे कहा। तो मैंने ये कहा कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का जो इल्म है, इल्म यानी जानकारी या शिक्षा भी कह सकते हैं, आपने ये कहाँ से सीखा। इल्म, तरीका भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तरह-तरह की रोटियाँ पकाने का जो तरीका है, जो उसकी जो जानकारी आपने कहाँ से सीखी? तो मियाँ नसीरुद्दीन ने थोड़ी अपनी आँखें बड़ी कर दी और आँखें फेर कर उन्होंने कहा, थोड़ा स्वाभिमानी होकर बोले कि क्या मतलब? आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? कि नान-बाई इल्म लेने कहाँ गए थे? कि हम नान-बाई हैं और हम इल्म लेने, यानी हम रोटियाँ पकाने की जानकारी लेने कहाँ गए थे? क्या हम न नगीना साज, आईना साज
मीनासाज या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने गए थे? आप फरमाना क्या चाहते हैं? क्या फरमा दिया साहब आपने? उन्होंने उनसे थोड़ा डाँटते हुए कहा। लेखिका कह रही है कि उन्होंने हमें थोड़ा डाँटते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ कुछ भी सीखा जा सकता है, लेकिन हमने ये सब अपने वालिद उस्ताद, वालिद यानी अपने पिता, उनसे ही सीखा है। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कोई पेशा अख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि हमने कुछ भी सीखने के लिए हम घर से नहीं निकले हैं, हमने अपने वालिद से ही सीखा है। और बाप-दादा का हुनर था, वही उनसे पाया और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। वो कहते हैं कि ये जो सब हमने सीखा है, वो हमारे बाप-दादा से ही हमने सीखा है और हमारे वालिद ने उनके वालिद से यानी हमारे पिता ने अपने हमारे दादाजी से सीखा। इस तरह से हमने उनसे सब सीखा है और आज हम यहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, लेखिका कहती है कि हमने उनसे कहा कि आपकी वालिद, तो मियाँ नसीरुद्दीन की आँखें थोड़ी देर के लिए ठिठक गई, मतलब कहीं गुम हो गई। वो एकटक देखते रह गए, मतलब उनकी आँखों में पानी आ गया, वो अपने पिता को याद करने लग लग गए और एकदम से उनको होश आया कि हमसे कोई सवाल कर रहे हैं। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। अब उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, हमारे वालिद यानी हमारे पिता जिनका नाम था मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से उनको जानते थे और ये उनका नाम था मियाँ बरकत और उनको जानते थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से और उनके जो वालिद थे यानी मेरे जो दादाजी थे उनका नाम था उनका नाम था आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? फिर लेखिका बताती कि मैंने उनसे पूछा मियाँ नसीरुद्दीन से कि आपको इन दोनों में से किसी-किसी की कोई बात तो याद होगी, कोई नसीहत यानी कोई उन्होंने आपको शिक्षा दी होगी, कोई सीख दी होगी तो वो तो आपको याद होगी। नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। उन्होंने कहा कि नसीहत किस बात की? नसीरुद्दीन ने हमसे कहा कि किस बात की नसीहत? कौन सी सीख? देखो काम तो करने से आता है, नसीहतों से नहीं। सिर्फ़ शिक्षा देने से नहीं, काम करने से सीखा जाता है। शिक्षा तो देने वाले बहुत दे देंगे, लेकिन हम उस काम को करेंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? इसलिए यह बताइए कि आप लेखिका कहती है कि फिर मैंने कहा कि आप ये बताइए कि जब आप इस काम पर लगे, तो आपके वालिद साहब ने आपको सीख के तौर पर कुछ कहा तो होगा, सिखाया तो होगा? लेखिका कहती हैं कि मैंने जब मियाँ नसीरुद्दीन से कहा कि मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि जब आप इस काम पर लगे, रोटियाँ बनाने का जब काम आपने सीखा, तो आपके वालिद साहब ने आपको कुछ सिखाया तो होगा, कुछ सीख तो दी होगी? तो इस बार शाही नानबाई जो मियाँ कल्लन के पोते थे, यानी जो मियाँ नसीरुद्दीन थे, उनके थोड़े बहुत ही दाँत मुँह में बचे हुए थे, तो वो थोड़े से हँसे तो उनके दाँत टूटे-फूटे जो थोड़े बहुत बचे हुए दाँत थे वो दिखे, वो थोड़ा इस बार हँस उठे। वो कहते सीखा था हमने, सबसे पहले जब हमने रोटियाँ बनाना सीखा तो हमने सबसे पहले बर्तन धोना सीखा, उसके बाद भट्टी बनाना भी सीखा हमने, भट्टी को आग देना यानी भट्टी को सुलगाना, आँच लगाना भी हमने सीखा। सीधे-सीधे थोड़ी नानबाई का हुनर सीखा जाता है। मतलब लेखिका कह रही हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि कहने का मतलब साहिबा यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि तालीम की तालीम यानी जो शिक्षा हमें दी जाती है उससे भी हमें और कुछ सीखना चाहिए। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमें किसी ने कोई शिक्षा दी है, कोई सीख दी है, तो हम उसको सिर्फ़ सीख लिया और हमने उसको कर दिया, ऐसा ही नहीं होता है। हमें किसी ने कुछ सिखाया है तो उस सीख से हमें और कुछ सीखना चाहिए, फिर हमें उस काम को करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए, फिर आती है उनके खानदानी पेशे की बात आती है, खानदानी गौरव की बात आती है। तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा था। मियाँ नसीरुद्दीन थोड़े जब उनसे इतने सारे सवाल करते तो थोड़े जोश में आ जाते हैं। तो वो लेखिका से कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा था कि मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज़ खिला सकते हो तो हमारे वालिद और दादा साहब ने कहा था कि बादशाह सलामत ने फरमाया है कोई ऐसी चीज़ बनाओ। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत ने फरमाया है तो बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? आपको कौन-सी चीज़ ऐसी खानी है जो आपकी इच्छा है? तो बादशाह सलामत ने फरमाया कि ऐसी कोई चीज़ बनाओ जो ना तो आग से पके और ना पानी से बने। इस प्रकार हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। तो लेखिका कहती है कि जब उन्होंने ये बात बताई कि बादशाह सलामत ने हमारे वालिद से कहा था कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जो ना आग से पके ना पानी से बने, तो हमें भी कुछ जानने की इच्छा हुई और मेरे मन में ऐसा हुआ कि हमारा यहाँ आना बहुत ही रंग लाया है। बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ कुछ जानने को मिलेगा, लेखिका सोचती है। तो लेखिका ने बेसब्री से पूछा कि वह पकवान क्या था? कोई ख़ास चीज़ होगी? लेखिका को भी लगा कि
ऐसी कौन सी चीज़ है जो आग से ना पकाई जाए और जो पानी से भी ना बने? तो लेखिका को भी जानने की बहुत उत्सुकता हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसा क्या पकवान था जो उन्होंने बनाया होगा? तो मियाँ कुछ देर तक तो सोच में खोए रहे, फिर सोचा कि पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, "ये हम नहीं बताएँगे।" तो उन्होंने सोचा कि अब वो पकवान भी बताना पड़ेगा, कैसे बना, कैसे क्या हुआ, इतनी सब रोशनी हमें डालनी पड़ेगी। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने सोच कर थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि ये बात हम नहीं बताएँगे, ऐसी कौन-सी चीज़ उन्होंने बनाई थी। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएँ में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गड़ी हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। तो नसीरुद्दीन ने कहा कि बस आप तो इतना समझ जाइए कि खानदानी नानबाई कुएँ में भी जाकर रोटी पका सकता है। और ये जो कहावत है, खानदानी नानबाई कुएँ में रोटी पका सकता है, ये कहावत हमारे बुजुर्गों पर और हम पर पूरी की पूरी खरी उतरती है। तो लेखिका कहती कि मैंने भी कह दिया कि हाँ, कहावत तो पूरी तरह से सच्ची है, सही भी साबित हो रही है। इस तरह से लेखिका बताती है कि अभी यह भी जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। तो लेखिका कहती है मियाँ नसीरुद्दीन से कि अब आप ये बताइए कि आपके जो वालिद साहब थे, जो आपके बुजुर्ग थे, उन्होंने शाही खजाने में काम तो किया होगा। तो मियाँ ने बिल्कुल बेरुखी से जवाब दिया कि पहले ही तो बता चुके हैं हम आपको वो बात। तो हो तो चुकी है साहिबा बात, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका कहती है कि हाँ, आप ये बात पहले बता तो चुके हैं कि वो दिल्ली के बादशाह के यहाँ काम करते थे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन-से बादशाह थे जहाँ पर आपके बुज़ुर्ग काम किया करना करते थे। तो मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? तो मियाँ नसीरुद्दीन ने गुस्से में आकर कहा कि क्यों साहिबा आप बाल की खाल निकालने पर तुली हुई हो? हमने कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, ये सब काफ़ी नहीं है क्या? तो हम खिसियानी हँसी हँसे, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक़्त से मिला लेते। लेखिका कहती है कि हम भी थोड़ा मज़ाक उड़ाते हुए हँसे कि हाँ, आपने जो बताया वो है तो काफ़ी, लेकिन आप ज़रा नाम बता लेते तो शायद हम वक़्त से मिला लेते। यानी उस वक़्त से हम उनसे मिला लेते कि क्या पता आपने जो बादशाह सलामत की बात बताई है, उस समय आपके वालिद साहब थे या नहीं, हो सकता है आप झूठ भी बोल रहे हो, तो हम शायद मिला लेते। तो मियाँ नसीरुद्दीन वक़्त से मिला लेते खूब, पर किससे मिलाते जनाब आप वक़्त से? मियाँ हँसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। तो जैसे ही मैंने कहा वक़्त से मिला लेते, तो उन्होंने कहा वक़्त से मिला लेते, मतलब किसे मिला लेते? इस तरह से मियाँ भी हमारी मज़ाक उड़ाने लगे। वक़्त से वक़्त को किसी ने मिलाया है आज तक? ख़ैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पर ना बादशाह सलामत ही ना, यही नाम जानना चाहते हो ना? तो उन्होंने कहा, मियाँ नसीरुद्दीन ने हमसे कहा कि भला वक़्त को वक़्त से किसी ने मिलाया है क्या? अब ख़ैर पूछिए आप किसका नाम जानना चाहते हो? मियाँ ने हमसे कहा कि आप किसका नाम जानना चाहते हो? दिल्ली के बादशाह का, वही बादशाह ना जिनका नाम बादशाह सलामत है, जहाँ पर ना बादशाह सलामत है, वही नाम जानना चाहते हो ना? कौन से? तो हमने कहा, लेखिका कहती है कि कौन से बहादुर शाह ज़फ़र की? तो हमने कहा कि जहाँ पनाह बादशाह सलामत तो है, लेकिन कौन से बादशाह? बहादुर शाह ज़फ़र की। इतना जैसे ही मैंने इतना बोला कि मियाँ नसीरुद्दीन बीच में ही गुस्से में आकर बोले कि मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट-पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए तो सही नाम पता ही ज़रूरी है। तो जैसे ही मैंने कहा कि कौन से? बहादुर शाह ज़फ़र की, इतना कहा और बीच में मियाँ नसीरुद्दीन गुस्से में बोले कि फिर वही बात उलट-पुलट के कर रहे हो, बस आप तो लिख लीजिए नाम कि बादशाह सलामत, जहाँ पनाह बादशाह सलामत। अब आपको कौन से बादशाह सलामत के नाम चिट्ठी भेजनी है, आप बस लिख दीजिए। डाक खाने वाले को तो सिर्फ़ पता चाहिए और बादशाह सलामत का नाम लिख दो, वो वहाँ तक चिट्ठी पहुँचा देंगे। हमें बिटर-बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, "अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम निपटे।" तो लेखिका कहती है कि इस तरह से हमें अपनी तरफ देखते हुए मियाँ नसीरुद्दीन को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने अपना सिर हिलाया और बोले, "अरे ओ बब्बन!" अपने यहाँ जो काम करने वाले कारीगर थे, उनका नाम बब्बन मियाँ भी था एक, तो उसे कहा कि भट्टी सुलगा दो, यानी भट्टी लगा दो। तो मैंने पूछा, लेखिका कहती है कि मैंने पूछा, "बब्बन मियाँ कौन है साहिब?" तो मियाँ साहब ने हमें रुखाई से जवाब दिया, मतलब अच्छे से जवाब नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि अपने कारीगर और कौन होंगे? ये तो मेरे कारीगर हैं। तो मन में आया, लेखिका कहती मेरे मन में आया कि पूछ लिया जाए कि आपके बेटे-बेटियाँ हैं,
पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर जो गुस्सा और जो अंधड़पन के आसार दिखाई दे रहे थे, उसे देखकर हमने पूछने का फैसला छोड़ दिया। इतना ही कहा, "ये कारीगर आपके लोग आप ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं?" तो लेखिका कहती है कि बस मैंने बेटे-बेटियों के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उनके चेहरे पर गुस्सा भी था, थोड़ा रूखापन भी दिखाई दे रहा था। तो बस मैंने उतना ही पूछा कि ये जो कारीगर लोग हैं, ये आपकी शागिर्दी करते हैं? यानी आपकी आपके शिष्य तो है ना? मतलब आप जो कहते हैं वो आपका कहना मानते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि आपकी शागिर्दी करते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो उन्होंने कहा मियाँ नसीरुद्दीन ने कि सिर्फ़ शागिर्दी ही नहीं, मैं इनको शिष्य ही नहीं मानता हूँ, मैं इनको मजूरी यानी इनको इनकी मज़दूरी भी देता हूँ गिन के। 2 रुपए मन यानी 2 मन आटे के पैसे भी 1 मन आटे के 2 रुपए देता हूँ और 4 रुपए 1 मन मैदे के देता हूँ। इस तरह से उन्होंने हमें कहा। ज़्यादातर भट्टी पर कौन-सी रोटियाँ पका करती है? लेखिका कहती है, मैंने उनसे पूछा कि ज़्यादातर रोटियाँ भट्टी पर जो रोटियाँ पकाई जाती है वो कौन-सी होती है? तो मियाँ को अब तक इस मज़मून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी वो हमसे छुटकारा पाने के लिए बोला। अब जब हम बहुत सारे सवाल कर रहे थे, लेखिका कह रही है कि मैं बहुत सारे जब सवाल कर रही थी, तो उन्हें हमसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी कि हमें कुछ और जवाब दें। लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले कि देखो हमारे यहाँ इतने प्रकार की रोटियाँ पकती हैं। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ़तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान और तुनकी, इतने प्रकार की रोटियाँ हमारे यहाँ बनती हैं। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूरकर उन्होंने कहा कि तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन महीन होती हैं और महीन हाँ, किसी दिन खिलाएँगे आपको। तो उन्होंने कहा, इतने सारे नाम तो उन्होंने ले लिए, फिर उन्होंने तेवर चढ़ाकर मतलब स्वाभिमानी होकर और गर्व से पूरित होकर उन्होंने कहा, मियाँ साहब ने हमसे कहा, लेखिका कह रही है कि एक तुनकी रोटी होती है, जो पापड़ से भी महीन यानी पापड़ से भी पतली रोटी होती है, होती बड़ी है आकार में, लेकिन पापड़ से भी पतली होती है, बहुत ही महीन होती है। और लेकिन मियाँ साहब ने हमें मियाँ नसीरुद्दीन ने हमसे ये भी कहा कि किसी दिन आपको खिलाएँगे ये पाप तुनकी रोटी बनाकर। एकाएक मियाँ की आँखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी साँस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी से निगली और हजम। लेखिका बताती है कि उन्होंने हमसे कहा कि तुनकी पापड़ से भी पतली रोटी और बड़ी होती हैं, तो हम आपको किसी दिन खिलाएँगे। फिर इतना कहकर कुछ यादों के पल में मियाँ साहब खो गए, लंबी साँस ली और उन्होंने कहा कि अब वे ज़माने चले गए हैं और वो थोड़े कौंध गए थे और उन्होंने कहा कि अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए मियाँ नसीरुद्दीन हमसे कहते हैं कि अब वे ज़माने और वे लोग नहीं रहे हैं और अब तो मोटी भारी तंदूरी ही लोग खाते हैं और मोटी भारी तंदूरी रोटी के ही लोग शौकीन हो गए, उसी का ज़माना दीवाना हो गया है, जो तंदूर से निकली और तुरंत खा ली और वो हज़म भी हो जाती है। तो बच्चों, ये संस्मरण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।